हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 की। इससे पहले क्लास 6 क्लास 7 की कवर हो चुकी है। ये क्लास 8 की वीडियो चल रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एनसीईआरटी। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आप मान के चलिए कि ज्योग्राफी का बहुत ही मेजर पोर्शन आप कवर कर लेंगे और कोई ही ऐसा सवाल होंगे जो आपके गलत हो पाएंगे। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत ही कम टाइम रह गया है एफआरओ मेंस के लिए। 26 दिसंबर को पेपर होना है, तो आप मान के चल सकते हैं एक महीना भी आपके पास है, तो आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, उत्तराखंड में बंदी रक्षक का एग्जाम, यानी कि जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये बहुत प्राइम बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करना जरूर करें। ये बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो इसके बाद आपको सारी जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जितना भी कंटेंट है, गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज है, सब इसी के अंदर मिल रही है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इससे पहले हम कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं गाइस, अगर हम देखें तो। और आज हमें स्टार्ट करना है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अगर हमें कुछ रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना था हमें, तो वो चीज़ें हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर से ज़रूर देखते रहिएगा। और आज जो हमें पढ़ना है हम वहाँ पे पहुँचते हैं। आज हमें पढ़ना है यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से, कि हम किस तरह से जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है उसका संरक्षण करें। तो अब इसको समझते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करना है। तो फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ। सबको पता है कि जंगल जो है वो हमारी संपत्ति है। यहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो वन्य जीव हैं वो सब जंगलों में ही रहते हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो प्लांट्स हैं वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और टुगेदर एक साथ मिलकर ये क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेज कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जैसे क्लाइमेट का चेंज होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंसेज हो रही हैं, उसके वजह से जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है पौधों का, जानवरों का, वो ख़त्म होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो यानी कि पेड़ों की कटाई हो, सॉइल इरोजन हो यानी कि मृदा अपरदन हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो इंसानों द्वारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, निर्माण का काम किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लगना, सुनामी आना, लैंडस्लाइड्स होना यानी कि जो लैंडस्लाइड कर जाती है, यानी कि पूरे के पूरे पहाड़ ढह जाते हैं, मलबे ढह जाते हैं। ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो ये रिसोर्सेज हैं, जंगल जो अपने आप में एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट जो अपने आप में एक संसाधन है, उसका क्या होता जा रहा है, उसका विनाश होता जा रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना, कि जो अवैध शिकार जो करा जा रहा है उसके वजह से भी कोई पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है या ख़त्म होती जा रही है। द एनिमल्स आर पोस्ट। अब देखिए जो जानवर हैं वो किस किस कारणों की वजह से उनका अवैध शिकार होता है। जैसे कि उनकी स्किन के लिए किया जाता है, ठीक है, उनके नेल्स के लिए किया जाता है, उनके दांतों के लिए किया जाता है, उनके सींग के लिए भी किया जाता है, कुछ को तो फैदर्स के लिए भी किया जाता है। तो यानी कि किसी जानवर में कोई चीज़ अगर प्राकृतिक रूप से स्पेशल है तो उसके पीछे इंसान पड़ा हुआ है। जैसे मोर के पंख हुए, एक सींग वाला जो गेंडा है उसका एक सींग हो गया, बर्न हॉर्न राइनोसरस का, या जो एंट ईटर है उसका, उसके बॉडी पे जो स्केल्स लगे होते हैं, पेंगोलिन अगर हम देखें तो पेंगोलिन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। और पेंगोलिन जो है ये अपने आप में क्या हो गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है, क्योंकि पेंगोलिन की बॉडी पे जो स्केल्स हैं वो क्रिटिनिन के बने होते हैं, जिसके हमारे इंसानों के नाखून भी बने होते हैं। लेकिन हम
ये एक चल रहा है ब्लैक मैजिक कह दें या ब्लैक मार्केट में ये कह दें कि ये चलता है कि उसके जो स्केल्स हैं, उसकी बॉडी में जो स्केल्स होते हैं पेंगोलिन की, अगर आप उसकी बनी हुई दवाई खाएंगे तो उससे आपका जो बॉडीली पावर्स हैं वो बढ़ जाएंगी और भी तमाम चीज़ें उसके बारे में कही जाती हैं। तो सम ऑफ दीज एनिमल्स, अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके मारा जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि टाइगर है, लायन है, एलिफेंट हाथी हो गया, डियर हिरन, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। बहुत सारे जानवर हैं जिनको मारा जा रहा है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई भी गई हैं फिर इस वजह से टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स हों, इनको प्राकृतिक वनस्पति के लिए और वन्य जीव की रक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर इंसानों की दखलंदाजी कम से कम होगी या कुछ ना के बराबर ही होगी। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स का जो क्रीक्स मतलब हो गया जो खाड़ियाँ हैं, है ना, उसके बाद फिर लेक्स हैं, झीलें हैं, वेटलैंड हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, उनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, वो उनको ख़त्म होने से, डिप्लीट होने से बचाया जा सके। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट जो किलिंग्स हो रही हैं, यानी कि आप अंधाधुंध मारते जा रहे हैं जानवरों को, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ पक्षी, कुछ जानवर तो ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त की कगार पे आ गए हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे मॉरिशस में एक डोडो बर्ड हुआ करती थी। तो वो जो डोडो बर्ड थी मॉरिशस की, वो वहाँ पे 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में इतना ज़्यादा उसका शिकार हुआ कि वहाँ पे वो विलुप्त हो गई। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उनको एनकरेज भी किया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय लेवल है और जो समुदाय का लेवल है, रीजनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे उसको प्रोत्साहित भी किया जाता है जिससे कि लोगों के अंदर भावना है कि वो इन चीज़ों को कंजर्वेशन कर सके। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स। कई सारे देश हैं, उन्होंने कई सारे कानून भी पास कर रखे हैं जिसके वजह से जो पक्षियों को मारना है, जानवरों को मारना है, वो अवैध हो सके। भारत में भी लायंस को, टाइगर्स को, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, पीकॉक को, इन सबको मारना इलीगल है, कानूनी अपराध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 4 लिस्ट 6 अपेंडिक्स आए हुए हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, कि उसके तहत बताया गया है कि किस जानवर को मारना अवैध है, किस जानवर को मारना वैध है। आप मार सकते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, नील गाय को मारा जा सकता है अगर उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश। साइट्स जो है वाशिंगटन कंसेंसस भी इसको कहते हैं, कि वाशिंगटन प्रोटोकॉल, वाशिंगटन में इसको बनाया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। तो ये एक लिस्ट करता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं, कौन कौन से पक्षी ऐसे हैं जिनका ट्रेड करना क्या है, निषेध है, प्रोहिबिट है। फिर नेशनल पार्क क्या होता है देख लेते हैं। नेशनल पार्क अपने आप में एक नेचुरल एरिया है डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो इकोलॉजिकल सर्विसेज है, इकोसिस्टम है, कि पारिस्थितिकी अखंडता की रक्षा के लिए नामित एक प्राकृतिक क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन दी है, लेकिन फिर भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह समझिए कि नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहाँ पर जानवरों को, एनिमल्स को उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में मोस्ट सिक्योर्ड वे में उनको रखा जा सकता है। वहाँ पे इंसानों की दखलंदाजी कम से कम होती है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ की एक सीरीज़ है। अब देखिए इस तरह समझिए कि ये एक नेशनल पार्क है, ये एक नेशनल पार्क है, फिर ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मान लेते हैं ये अलग अलग हैं, नेशनल पार्क अलग अलग हैं, 2 नेशनल पार्क हो गई, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और इसको कवर करने वाला जो पूरा एरिया होगा उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वाइज नेशनल पार्क से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सब में ज़्यादा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। मान लेते हैं कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वो किसी पर्टिकुलर एक जानवर के लिए बनाया जाएगा, जैसे कि टाइगर को हमें कंजर्व करना है, लॉयन को करना है, छोटा सा एरिया है कोई, या कोई और दूसरा जानवर है उसको आपको कंजर्व करना है, तो उस जानवर के लिए पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी। नेशनल पार्क में क्या किया जाता है, नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में हम किसी पर्टिकुलर स्पीशी को ना करके पूरे के पूरे जंगल को कंजर्व करते हैं। जंगल बचेगा तो जो उसमें रहने वाले जानवर हैं वो भी बचेंगे, तो जंगल को फोकस में रखा जाता है। और जब कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक साथ मिल जाते हैं, उस पूरे एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व कह देते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे बड़ा एरिया है
नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे छोटे एरियाज होते हैं। तो साइट्स क्या होता है? साइट्स है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो ये अपना में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सरकारों के बीच में हुआ है, वॉशिंगटन में हुआ था। इसको वॉशिंगटन प्रोटोकॉल या वॉशिंगटन कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, इसका एम क्या है साइट्स का? इसका एम, इसका उद्देश्य, इसका मुद्दा ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है किसी भी जानवर के स्पेसिमेन में या प्लांट में, ऐसा ना व्यापार हो कि उनके सर्वाइवल पे ही खतरा आ जाए, यानी कि उनके जीवित रहने पे ही खतरा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। 5000 प्रजातियां हैं जानवरों की और पौधों की हैं करीब करीब 28,000, जैसे कि बियर है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, कोरल, ऑर्चिड, एलोइज, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। अगर हम स्टार्ट करें तो ये आता है मिनरल और पावर रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और विद्युत संसाधन। तो अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन देम। अब देखिए जो धरती है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी में कई सारे खनिज भी होते हैं, यानी कि मिनरल्स भी होते हैं जो उसके अंदर मिक्स रहते हैं, मिश्रित मात्रा में रहते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। जो धरती की भूपर्पटी है, क्रस्ट है, उस पर ये सभी जो मिनरल्स हैं, ये सभी जो खनिज हैं, वो क्या रहते हैं? वो फैले रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। तो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो गई जो प्राकृतिक रूप से हुआ है और उसका अपने आप में कोई केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि उसमें कुछ कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कुछ भी उसके अंदर जो भी केमिकल होंगे उसके अंदर, उसके वजह से वो अपने आप में क्या बनता है? खनिज बनता है, मिनरल बनता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो मिनरल्स जो हैं वो पूरे, अगर हम देखें जगह पे, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी मिनरल्स सभी जगह आपको मिल जाएंगे। कुछ मिनरल्स कहीं पे मिलेंगे, कोई मिनरल कहीं पे मिलेगा। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। तो वो किसी किसी एरिया में जहाँ पे रॉक्स हैं, किसी किसी एरिया में मिलेंगे, ऐसा नहीं है सभी जगह पे आपको कुछ भी सभी मटेरियल्स, ये सभी मिनरल्स मिल जाएंगे। सब मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड, अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स तो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर इंसान बहुत आसानी से पहुँच भी नहीं सकता है और वहाँ से उन मिनरल्स को निकाल भी नहीं सकता है। जैसे कि आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन का जो बेड है वहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं, अंटार्कटिका में कुछ मिनरल्स हैं, तो वहाँ पे पहुँचना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है और वहाँ से मिनरल्स को निकालना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। तो अलग अलग जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, भूवैज्ञानिक अगर हम वातावरण हैं, अलग अलग खनिज अलग अलग तरह के वातावरणों में बने हैं और अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में बनते रहे हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जो मिनरल बनता है उसमें इंसान की दखलंदाजी कोई नहीं होती, वो प्रकृति अपने हिसाब से बनाती है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी। और वो आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं? उनकी अलग अलग, हर मिनरल की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। फिजिकल क्वालिटी अलग होती है, यानी कि जैसे कैसे वो दिख रहा है, तो उसका कलर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, उसकी घनत्व कितना है, उसमें कठोरता कितनी है, उसके अंदर हार्डनेस कितनी है, और केमिकल प्रॉपर्टी कितनी है, यानी कि उसका रासायनिक गुण कैसा है। तो ये सब चीज़ें उसकी जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं वो सब बताती है कि वो मिनरल कैसा है, वो केमिकल कैसा है। मिनरल्स के अगर हम टाइप्स देखें तो देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। तो 3000 से ज़्यादा मिनरल्स हैं धरती पे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ऐसे तो अब 3000 से ज़्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन अगर हम बेसिक मोटा मोटा कर देखें तो मिनरल्स दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। एक है धात्विक यानी कि जो मेटेलिक है, और एक है अधात्विक यानी कि जो नॉन मेटेलिक है। और धात्विक में फिर दो तरह के हो सकते हैं, या तो फेरस है यानी कि जो लोह के हैं, यानी कि आयरन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरा नॉन फेरस हैं यानी कि जो अलोह हैं, यानी कि वो आयरन की फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। अब सिंपल सी बात है, जो मेटेलिक मिनरल है उसके अंदर मेटल होगा यानी कि धातु होगा। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेज। मेटल्स अपने में हार्ड सब्सटेंसेज होते हैं दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल्स के अंदर ताप भी होता है, हीट भी जाती है उसके अंदर से, और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर या शाइन, और उसके अंदर चमक भी होती है। जैसे कि आप सोना देख लें, गोल्ड, तो गोल्ड अपना आप एक मेटल है और अपना आप में उसकी एक चमक है, इसीलिए लोग खरीदते हैं उसको।
आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि लोह अयस्क अगर कहें, बॉक्साइट कहें, मैंगनीज की जो अयस्क है उसके कुछ एग्जांपल हैं। अयस्क जो होता है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, अशुद्धियाँ भी होती हैं, उस ओर को, उस इम्प्योरिटी को हटाना पड़ता है और उसके अंदर से फिर जो बिल्कुल शुद्ध मेटल है वो निकल के बाहर आता है। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स दो तरह के हो सकते हैं, लोह या अलोह, यानी कि फेरस या नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स कैसे हैं, जैसे कि आयरन ओर है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है, इन सब के अंदर आयरन होता है, लोहा होता है। और एक नॉन फेरस मिनरल कौन सा होता है, जिसके अंदर लोहा नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है। ये सब जितने भी मेटल्स हैं इनके अंदर लोहा नहीं है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक में मेटल्स नहीं होगा, जैसे कि लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, माइका है, जिप्सम है, ये सब भी मिनरल्स हैं, लेकिन कैसे मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक हैं, इनके अंदर मेटल्स नहीं हैं। द मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, वो भी अपने आप में मिनरल हैं, और वो कैसे हैं, वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। मिनरल्स को हम माइनिंग के द्वारा, ड्रिल करके, क्वेरिंग के द्वारा निकाल सकते हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि उत्खनन करके, ड्रिलिंग करके, खनन करके निकाला जा सकता है। अलग अलग तरह हैं, जैसे कि खनिजों का जो निष्कर्षण करेंगे, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, या तो माइनिंग से यानी खनन से, ड्रिलिंग से यानी कि प्रवेधन से, और क्वेरिंग से यानी कि आखनन से। और जो माइनिंग होती है वो दो तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग जिसको हम विवृत खनन कहते हैं, और शाफ्ट माइनिंग जिसको कूपकी खनन कहते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है जो ज़्यादा गहराई में नहीं की जाती, जो ज़्यादा गहराई में की जाती है वो फिर शाफ्ट माइनिंग हो जाती है। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। अब एक रॉक क्या है, यानी कि चट्टान क्या है। एक चट्टान वो चीज़ है जो मिनरल से बनी है। कितने मिनरल से, एक या एक से अधिक मिनरल से बनी होती है, जिसमें वो मिनरल कितना है, कोई सा मिनरल, मान लीजिए कोई चट्टान 2 मिनरल्स 3 खनिजों से मिल के बनी है, तो वे दोनों तीनों खनिज कितने कितने उसमें, उसकी कोई भी पर्टिकुलर मात्रा उसमें नहीं होती। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर। वो चट्टानें जहाँ से मिनरल निकली जाती है उसको हम ओर बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप ऑफ मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओर मिनरल्स। वैसे तो 2800 से ज़्यादा खनिज हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन जो अयस्क हैं वो मात्र 100 के करीब ही हैं। जो प्रोसेस है मिनरल्स को निकालने का उसको माइनिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दैट इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। यही मैंने आपको बताया कि जो कम गहराई में रहती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर ही जो मिनरल्स रहती हैं, उनको हम ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा निकाल देते हैं। फिर कहीं पे हमें बहुत गहरे छेद करने पड़ते हैं, डीप बोरिंग की जाती है, इनको शाफ्ट कहा जाता है। ये जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है, तो इतनी ज़्यादा गहराई में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डीप हमको जाना होगा, खुदाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको काफ़ी नीचे जाना होगा, तो उसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं कि शाफ्ट माइनिंग हमें करनी पड़ेगी। इसी को शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, वो धरती की सतह से बहुत नीचे मिलती है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस या जो पेट्रोलियम है वो बहुत नीचे मिलता है। इस वजह से वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको डीप माइनिंग करनी ही पड़ेगी। तो बहुत गहरे गहरे कुएँ खोदे जाते हैं जिससे कि उनको बाहर निकाला जा सके, और इसीलिए वहाँ पे क्या की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिल करके अंदर ज़मीन के अंदर जाया जाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और मान लेते हैं वो मिनरल्स जो सिंपल सतह के पास हैं, उनको आपने खोदा, निकाल दिया, यानी कि क्वेरिंग करके आपने उनको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स से हम खनिजों का वितरण है वो किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। ये आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो उनको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो उसको भी जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।